प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम लोग एक नए विषय पर चलने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो टीजीटी के लिए कला की तैयारी करते हैं, हम लाए हैं उनके लिए एक वीडियो लाए हैं। ये वीडियो कंटिन्यूअस चलने वाला है। हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आप विश्वास रखिए, अगर आपको मछली की आँख दिखाई पड़े, अगर आप जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखाई पड़े, तो ध्यान करिए, अभी हम लोगों के पास पर्याप्त समय है। एक मिशन लेके चलते हैं, एक स्वभाव साथ लेके चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है जब आप मिशन लेके चलेंगे तो परीक्षा के समय आप इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि आप कला विषय से अगर टीजीटी दे रहे हैं तो आप परीक्षा को क्रैक कर सकें। आज मेरे प्यारे बच्चों भी हम सिलेबस की बात करने वाले नहीं हैं। अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं वास्तव में कला क्या है। कला का परिचय समझते हैं, कला का परिचय जानने का प्रयास करते हैं। कला के प्रकार क्या हैं, कला का वर्गीकरण क्या है, और विभिन्न प्रकार के जो ऐसे दार्शनिक हुए हैं उनके लिए कला की अवधारणा क्या है, इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य की वह रचना, कला क्या है? कला को अगर हम परिभाषित करें तो हम बोलेंगे क्या है? मनुष्य की वह रचना जो उसे आनंद प्रदान करे। क्या प्रदान करे? आनंद प्रदान करे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या कहलाती है? कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कला कहलाती है। आप ध्यान रखें, वास्तव में कला का अर्थ सिर्फ संकीर्ण अर्थ में नहीं। अगर हम कला को विस्तार से समझें, कला की विस्तृत अर्थ को समझें, तो वास्तव में कला के बिना जीवन जीना संभव ही नहीं है। वास्तव में हमारा जीवन जीना भी एक प्रकार की कला है। हम कैसा जीते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम जीते हैं, हम सामान्य व्यवहार की तरह जो जीते हैं, अगर वो सामान्य व्यवहार, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें आनंद प्रदान करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? कला कहेंगे। सामान्य सी बात, आप कला के लिए सामान्य सा व्यवहार समझिए। वास्तव में कला किसी कागज पर चित्रों को उकेरना, चित्रों को दर्शाना, सिर्फ इतना ही नहीं है। वास्तव में कला किसी पत्थर से अनावांछित पत्थर के टुकड़ों को हटा करके एक मूर्ति का रूप दे देना, वही कला नहीं है। कला जीवन में भी है। हम कला से जीवन जीते हैं। आप ध्यान करिए, आप सिंपल भाषा में गांव में किसी व्यक्ति के या छोटे बच्चों को देखते हैं, अगर वास्तव में बहुत तेज है, अगर वो किसी कार्य में दक्ष है, किसी भी कैसा भी कार्य हो, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, तो सामान्य भाषा में आप उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए कहते हैं, भाई साहब वो बहुत कलाकार है। बहुत कलाकार होने का अर्थ है कि वास्तव में जो कार्य करता है वो दक्षता के साथ करता है, उस कार्य को विशेष तरीके से करता है, ऐसे विशेष तरीके से करता है कि सामने वालों को भी और स्वयं को भी आनंद प्रदान हो जाए। तो हम इस अवस्था में, मेरे प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कलाकार है, सामान्य भाषा में। और कला का हम संकीर्ण अर्थ लें, कला का संकीर्ण अर्थ लें, कोई व्यक्ति अच्छा चित्रकार हो सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा मूर्तिकार हो सकता है, वो कलाकार है। कोई अच्छा व्यक्ति एक्टर हो सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अच्छा अनुकरण कर सकता है। कोई अच्छा व्यक्ति मूर्तिकार हो सकता है, और कोई व्यक्ति जो है अच्छा एक्टर हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें कला के अंतर्गत आती है। अगर हम कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ होता है? वो ऋग्वेद में होता है। कला शब्द का यहाँ से प्रश्न छपना शुरू होता है परीक्षा में। यहाँ से अभी जो मैं एक पॉइंट को समझिएगा, वास्तव में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिस विषय को हम लेके चलने वाले हैं, वहाँ से एक शब्द परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, मेरे प्यारे दोस्तों, जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो कहाँ मिलता है? वो दोस्तों मिलता है प्रयोग, वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? आप ऋग्वेद से अच्छी तरह से परिचित हैं, पर ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है।
और ऋग्वेद आप जानते हैं 4 प्रकार के वेद हैं, उसमें सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का मेरे दोस्तों एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ हम लोग नहीं ध्यान करेंगे, लेकिन उस श्लोक को समझें। यथा कला यथा सत, क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं, एक श्लोक है यथा कला और यथा सफ। ये मेरे प्यारे दोस्तों ये वेद के शब्द हैं। वेद के शब्द का अर्थ थोड़ा सा क्लिष्ट है। और महाश्रृण सनियामति, सफ का बोलते हैं महाश्रृण सानियामति, क्या बोलते हैं उसको? सानियामति। एक श्लोक है, इस श्लोक में कला शब्द का यूज हुआ है। इस नाते से हम देखते हैं कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहाँ होता है? वो होता है ऋग्वेद में। और कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग है, कला शब्द का मेरे प्यारे दोस्तों जो यथार्थवादी प्रयोग है वो कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम जो यथार्थवादी प्रयोग है, या ध्यान में, सर्वप्रथम जो यथार्थवादी प्रयोग है वो कहाँ मिलता है? वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र क्या है? अब बोलेंगे नाट्य शास्त्र क्या है? तो नाट्य शास्त्र मेरे प्यारे दोस्तों एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अपने एक बहुत महान ऋषि हुए थे जिन्होंने कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, जिन्होंने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत कला की व्याख्या बहुत विस्तृत ढंग से की है। वो ऐसे ऋषि थे, एक ऐसे रिसर्चर थे भारतीय दर्शन में। वो कौन थे? कपिल मुनि। यहाँ से प्रश्न सकता है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न सकता है वास्तव में नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? कपिल मुनि थे। कपिल मुनि जो नाट्य शास्त्र की रचना उन्होंने की थी, यहाँ भी कभी भी परीक्षा में पूछ लेता है, वो कब की थी? प्रथम शती में हुई थी, यानी प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी का आशय आप समझते हैं, ईसा के पहले शताब्दी में जब ईसा की शुरुआत हुई थी। यानी आप जानते हैं समय काल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक ईसा के पहले और एक ईसा के बाद। और एक प्रथम शताब्दी में कपिल मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, एक शास्त्र लिखा था, वो जो नाट्य शास्त्र था। नाट्य शास्त्र में देखो यथार्थवादी प्रयोग का मतलब क्या होता है? यथार्थवादी प्रयोग का मतलब होता है वास्तव में जो ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग था वो शब्द ही था। वहाँ पर वास्तव में लोगों के व्यवहारिक जीवन में कला उस समय नहीं आई थी, लेकिन नाट्य शास्त्र के यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में कला शब्द जब परिलक्षित होती है, जो दृष्टिगोचर होती है, वो नाट्य शास्त्र में दृष्टिगोचर होती है। और नाट्य शास्त्र का मेरे प्यारे दोस्तों एक श्लोक है, इस श्लोक को हम थोड़ा सा लिखते हैं। न तज्जानम, क्या बोलते हैं? एक श्लोक है, न तज्जानम न तच्छिल्पम, क्या बोलते हैं? तच्छिल्पम, न तज्जानम न तच्छिल्पम न सविधा न सा कला, क्या बोलते हैं? न सा विधा और न सा कला। तो मेरे प्यारे दोस्तों कपिल मुनि के नाट्य शास्त्र में एक श्लोक है जहाँ जो यथार्थवादी कला शब्द का प्रयोग होता है, वो एक श्लोक था, न तज्जानम न तच्छिल्पम न सा विधा न सा कला। कहने का आशय है ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई प्रकार नहीं है जिसमें कला न हो, यानी नाट्य शास्त्र का श्लोक बोलता है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें कला नहीं, यानी हर प्रकार के ज्ञान में क्या होती है? कला होती है। और ऐसा कोई शिल्प नहीं है। शिल्प का मतलब आप जानते हो ना, जो रचना के द्वारा बनाया जाए। जैसे हम मूर्ति बनाते हैं तो क्या एक मूर्ति शिल्प है। हम क्या बनाते हैं? हम मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं तो क्या है? वो मृत्तिका शिल्प है। ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विधा का मतलब होता है तरीका। ऐसा कोई तरीका नहीं, तरीका का मतलब होता है कार्य करने का तरीका। तरीका का मतलब क्या होता है? विधा का मतलब होता है वास्तव में जीवन भी एक विधा है, यानी ऐसा कोई विधा नहीं है जिसमें कला ना हो। वो आशय अगर हम कला की परिभाषा देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो वास्तव में कला की संपूर्ण परिभाषा इस श्लोक में निहित है जो कपिल मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। कब लिखा गया है?
प्रथम सतीद में लिखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। वास्तव में कला शब्द की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें, कला शब्द के व्युत्पत्ति की बात करें तो कला शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कल धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है। जो कला शब्द किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। यानी कला, अगर हम कला, एक प्रश्न यहाँ से भी परीक्षा में यहाँ से भी एक प्रश्न छपना शुरू होता है, यानी कला जो है किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों? संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का है, संस्कृत का शब्द है। और कला की जो व्युत्पत्ति है मेरे प्यारे बच्चों, जो उत्पन्न हुआ है, वो जो व्युत्पत्ति है, जो व्युत्पत्ति है, सॉरी व्युत्पत्ति बोलते हैं इसका, जो व्युत्पत्ति है वो व्युत्पत्ति जो मेरे प्यारे दोस्तों है कल धातु से। क्या है? कल धातु है। आप संस्कृत पढ़े होंगे, संस्कृत में बहुत प्रकार की धातुएं हैं जिनका अर्थ होता है धातु रूप। धातु रूप जब संस्कृत को आप देखेंगे तो वास्तव में एक धातु है कल। अब जैसे पट क्या है? एक धातु है। क्या है? पट एक धातु है, गमिष्यत एक धातु है, वैसे एक धातु कल है। तो इस कल धातु का मेरे दोस्तों अर्थ होता है, इस कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। क्या अर्थ होता है? प्रेरित करना। यानी कल धातु प्रेरित करने से बना है। प्रेरित करने से क्या बना हुआ है? कला बना है। और कला मेरे प्यारे दोस्तों संस्कृत शब्द का अर्थ है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये तो क्या है? ये भारतीय दृष्टिकोण। कला शब्द का ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये भारतीय दृष्टिकोण है। और हम पाश्चात्य और हम क्या करें? अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें, पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में मेरे प्यारे दोस्तों कला को क्या बोलते हैं? कला को क्या बोलते हैं? आप जानते हैं आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। ये आर्ट शब्द जो है, ये आर्ट शब्द जो है वो किस भाषा का है? आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है? यहाँ से भी प्रश्न छपना शुरू होता है। आर्ट शब्द है अंग्रेजी भाषा का, उर्दू भाषा का, और क्या बोलते हैं फ्रेंच भाषा का, या इसलिए फ्रेंच भाषा का भी एक शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंच में भी आर्ट को, फ्रेंच भाषा में भी कला को आर्ट ही करते हैं। अगर हम इसको लैटिन भाषा में समझना चाहें, अगर इसको हम किस भाषा में समझना चाहें, अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको लैटिन भाषा में समझना चाहें तो लैटिन भाषा में जो कला को बोलते हैं, लैटिन भाषा में कला शब्द का अर्थ होता है, इसको आर्टम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? इसको आर्टम बोलते हैं। तो ऐसे कला शब्द का पाश्चात्य दृष्टिकोण है। वास्तव में ध्यान दें कि संस्कृत, अगर हम संस्कृत की बात करें, चाहे जो ही भाषा हो, चाहे उर्दू की भाषा हो, चाहे हिंदी की भाषा हो, चाहे कन्नड़ की भाषा हो, अंग्रेजी के भी बहुत सारे संस्कृत से हैं। तो संस्कृत में जो अगर हम आर्ट करते हैं, कला को आप जानते हैं संस्कृत में क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। आर्ट किस धातु से बना है? इसकी जो व्युत्पत्ति है, अगर इसका मौलिक व्युत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति की बात करें तो मौलिक व्युत्पत्ति की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आर्ट क्या किस धातु से बना है मेरे प्यारे दोस्तों? अर्ध धातु से बना है। ये अर्ध धातु है। ये क्या है? अर्ध एक प्रकार का क्या है? धातु है। अर्ध धातु का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? रचना करना या बनाना। क्या होता है? रचना करना या क्या बोलते हैं इसको? बनाना बोलते हैं या शिल्प करना बोलते हैं। यानी अर्ध धातु जो आर्ट शब्द भी है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं संस्कृत का शब्द यूज हुआ है और उसका अर्थ होता है रचना करना या बनाना। आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आर्ट थोड़ा सा आगे हम समझते हैं, अगर हम कला का वर्गीकरण देखें तो कला के वर्गीकरण को ध्यान से समझिएगा। वास्तव में कला का वर्गीकरण परीक्षा में नहीं पूछता है, लेकिन अब ध्यान करें कि अगर आप कला के वर्गीकरण को समझे रखेंगे तो वास्तव में आगे जब हम कला को मेरे प्यारे दोस्तों समझेंगे, कला को हम पढ़ेंगे तो कला को पढ़ेंगे, यहाँ पर आपकी समझ में ये आने वाला है। तो हम थोड़ा कला का वर्गीकरण देखते हैं। क्या देखते हैं? कला का वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण का मतलब आप जानते हैं कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। कला यूज जो करते हैं किन प्रकार के क्षेत्रों में यूज करते हैं, कैसे करते हैं, नाम के आधार पर करते हैं कि वस्तुओं के व्यवहार के आधार पर करते हैं। तो ये वर्गीकरण, जो कला का वर्गीकरण मेरे प्यारे दोस्तों, वो कुल 3 प्रकार से है।
तो 3 प्रकार से, तीनों प्रकार का हम एक एक प्रकार हम लोग देखते हैं, वो तीनों प्रकार और समझते हैं। पहला तो है कि निर्मित वस्तु के नाम के आधार पर, यानी पहला वर्गीकरण क्या है? पहला वर्गीकरण मेरे प्यारे दोस्तों है वो निर्मित वस्तु के नाम के आधार पर, वो निर्मित वस्तु के नाम के आधार पर, यानी आधार कैसा लेते हैं? वर्गीकरण में जो वस्तु बनती है तो उस वस्तु का जो नाम बनता है, जैसे मूर्ति बनी तो मूर्ति क्या है? नाम बना। चित्र बना तो चित्र क्या है? वस्तु का एक नाम हुआ। जैसे मिट्टी की कला है तो मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन है तो मृदभांड कला हो गई। और मुद्रा कला है, यानी पैसों पर छपे होने वाली, मुद्रा का मतलब मुद्रा जानते हैं, जो करेंसी चलती है दुनिया के देशों में, जो करेंसी चलती है उसके नाम के आधार पर। और वस्तु अगली कला जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, निर्मित वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ के नाम के आधार पर, यानी एक वर्गीकरण हम यहाँ देखते हैं। और दूसरे वर्गीकरण की हम बात करें तो कहते हैं जो वस्तु निर्मित होती है, यानी निर्मित वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार, किसके अनुसार करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? पदार्थ के अनुसार करते हैं। आप जानते हैं अगर मूर्ति मिट्टी की बनी है तो हम जानते हैं मृद में हो, अगर पत्थर की बनी है तो क्या होगी? प्रस्तर की कला होगी। धातु की बनी होगी तो धातु कला होगी। और मिट्टी की बना होगी तो मृण्मय कला होगी। आगे हम देखते हैं एक यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मूर्ति कला की बात करें, यहाँ पर देखते हैं मूर्ति कला का एक वर्गीकरण है। इसको भी इसकी बनावट के आधार पर और शिल्प के आधार पर इसका भी एक वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक एक बात को समझते हैं। हमने कहा निर्मित वस्तु के नाम के आधार पर, जैसे पहला कला जो होती है हमने देखा है एक प्रकार की कला होती है वास्तुकला। आप वास्तुकला सुने होंगे। वास्तुकला को स्थापत्य कला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला भी बोलते हैं। तो वास्तुकला का मतलब जानते हैं। वास्तुकला अगर आप समझें, जब आपके घर में कभी आपके आसपास कहीं मकान बन रहा होगा तो ध्यान करिए, आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो बड़े लोग हैं, या आप स्वयं बात करते हैं कि मकान वास्तु के अनुसार होना चाहिए। वास्तु का मतलब होता है उस मकान में, अब देखो वास्तु भी एक प्रकार की कला बनी कि उस मकान में सीढ़ी कहाँ होगी और उस बारजे कैसे होंगे, सामने की बनावट कैसे होगी, किचन कहाँ होना है, पूजा का स्थान कहाँ होना है। ये पूरी जो समुचित व्यवस्था, यानी ज्योतिष के अनुसार जो समुचित व्यवस्था बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वास्तु होता है। और स्थापत्य, इसको स्थापत्य की बोलते हैं। यानी जो वास्तुकला होती है, जैसे मकान क्या होता है वो स्थापित होता है। जैसे आप कल्पना करें, आप किसी भी रास्ते से पलटे जाते हो और वहाँ पर एकदम से खाली स्थान पड़ा हो, आप 2 महीने बाद जाइए, वहाँ 2 महीने बाद एक मंदिर बन गया हो, मतलब एक वस्तु स्थापित हो गई हो, एक भवन स्थापित हो गया हो, तो वो स्थापना के आधार पर, यानी इस वास्तुकला को स्थापना के आधार पर, यानी स्थापित होने के आधार पर, इसको हम स्थापत्य कला भी बोलते हैं। और दूसरी बात होती है दोस्तों, और हम चित्रकला की बात करें, दूसरा अगर नाम होता है, हमने कहा निर्मित वस्तु के नाम के आधार पर, तो अगला होता है चित्रकला। आप जानते हैं चित्रकला किसी भी कागज पर, कपड़े पर या भवन की छत पर, दीवार पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, जो चित्र या पेंटिंग रूप से बनाई जाती हैं, जो पेंटिंग्स बनती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। वो चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो एक होता है मृदभांड कला। अगर हम तीसरी इस वर्गीकरण में अगले प्रकार की कला की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होता है? मृदभांड कला। मृदभांड कला का मतलब होता है, एक एक बात यहाँ से आप समझते हैं। देखो, शब्द में ही अर्थ छुपा है। इन सारी बातों को हम समझेंगे तो आगे के विषय, आगे के टॉपिक्स को पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। अक्सर आप चर्चा करेंगे, मृदभांड शब्द आ गया, टेराकोटा शब्द आ गया, आप समझते नहीं टेराकोटा क्या है, तो वास्तव में आपके मस्तिष्क में उसकी संकल्पना बनेगी, आप नहीं बनेगी, आपके मस्तिष्क में उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इस नाते से यहाँ पर शब्दों को, जो कला के अंदर प्रयुक्त शब्द होते हैं, इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम
मेरे प्यारे दोस्तों एक एक बात को लेकर चलने वाले हैं और आप इसको समझने वाले हैं। अगर हम मृद भांड कला की बात करें तो मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन। मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन, यानी ऐसी कला जो मिट्टियों के बर्तन पर बनती है, ऐसी कला जो मिट्टियों के बर्तन से बनती है। और आप देखते हैं बर्तन विभिन्न प्रकार के बनते हैं। अभी कॉमन भाषा में आप देखते हैं मिट्टी की सुराही, आप अभी गर्मी के दिनों में आप देखिए कि मिट्टी के तमाम बर्तन बने होते हैं और इस पर विशेष प्रकार की डिजाइन की होती है। यहाँ तो कम है दोस्तों, लेकिन अनादिकाल में, पूर्व के काल में हमारे पूर्वज अक्सर मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे और उस मिट्टी के बर्तन में विशेष प्रकार की कलाकृति होती थी। उस कलाकृति के आधार पर आज हम कला को समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारे अतीत के वर्तमान में कला कैसी थी होगी। और मृदभांड कला की बात हम देखते हैं, एक होता है मुद्रा कला, इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या है? मुद्रा कला। मुद्रा का अर्थ आप जानते होंगे। मुद्रा कला, मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। अभी वर्तमान में दुनिया में कई प्रकार की करेंसी चलती है। जो भारत में करेंसी चलती है आप देखते हैं उसको क्या लिखते हैं, ये भी एक प्रकार की कला है, लिखने का एक तरीका है। आप देखते हैं डॉलर को कैसे लिखते हैं, डॉलर को ऐसे लिखते हैं, ये भी एक प्रकार की कला है। वास्तव में तो सिंबल है, वो एक कला नहीं, सिंबल है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में करेंसी की बात करें, आप देखिए 2 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक विभिन्न प्रकार के नोट जो हैं उसमें विशेष प्रकार की कलाकृति मिलती है। कुछ देश के चिन्ह मिलते हैं, कुछ देश का गौरव का प्रतीक उसमें मिलता है। ये सारे देशों की बात होती है, वो सब एक प्रकार की कलाकृति होती है। आज की बात अगर हम पूर्व की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें मुद्रा कला में क्या चलते थे, सिक्के चलते थे। सिक्के पर विशेष प्रकार की आकृति दर्ज होती थी, विशेष प्रकार का राज चिन्ह दर्ज होता था, वो सब कला के अंतर्गत होता था। मुद्रा कला में मोहरें भी आती थी। उस मोहरों पर उस समय की संस्कृति और उस समय की व्यवस्था के आधार पर विशेष प्रकार की कलाकृति होती थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो सब उस मुद्रा कला के अंतर्गत आती थी। आगे हम देखें निर्मित वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार, यानी दूसरा वर्गीकरण जो बनता है, वो जो वस्तु होता है, वस्तु में जो पदार्थ यूज होता है, उस पदार्थ के आधार पर हम कला की पहचान करते हैं। इस कला की पहचान में मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, पहली है प्रस्तर कला। देखो प्रस्तर कला, प्रस्तर का मतलब क्या होता है समझे। प्रस्तर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों पत्थर होता है। प्रस्तर का सीधे सीधे आशय क्या होता है, पत्थर होता है, यानी पत्थरों की कला, यानी पत्थरों का प्रयोग करके जो कलाकारी की जाती थी वो क्या कहलाती थी, वो प्रस्तर कला कहलाती थी मेरे प्यारे दोस्तों। आप जानते हैं पत्थर से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं और उसके आधार पर प्रस्तर कला की पहचान होती है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, धातु कला। धातु जानते हैं, धातु का मतलब क्या होता है, धातु का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, कांसा है, ये सारी धातु कला है। धातु के साथ अनुक्रिया करके धातु को कैसा, देखो आप जैसे लोहा है तो लोहे की तो ऐसी कला नहीं है आप सामान्य लोहे से आसानी से क्या करें, आप कोई कलाकृति कर सके, लोहे से कोई मूर्ति कर सके। तो वास्तव में उसमें कांसे की ढलाई, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें एक प्रथा थी, कांसे की ढलाई करके मूर्तियों का निर्माण किया जाता था और उन्नत प्रकार का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उसमें लागू था। इस नाते से उस समय धातु कला की बात करते हैं। धातुओं से मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का जो निर्माण किया जाता है वो सब धातु कला के अंतर्गत आता है। दंत कला, आप बोलेंगे दंत से कौन सी कला होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो दंत कला होती है तो हमारे आपके दांत पर नहीं कलाकारी होती थी। वास्तव में उस समय हाथी दांत होते थे। कौन से दांत होते थे, हाथी दांत। तो हाथी दांत पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती थी और इस प्रकार की जो कला होती थी वो दंत कला के अंतर्गत आती है। और एक होती मृत्तिका कला। मृत्तिका का मतलब ही होता है मिट्टी, और मिट्टी से जो कलाकारी की जाती थी वो सब मृत्तिका कला के अंतर्गत आती है। तो अब इन दोनों वर्गीकरण को आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मूर्ति कला की बात करते हैं। तो वास्तव में जो मूर्ति कला होती है, तराश 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार की क्या होती है, तराश कर बनाई गई मूर्तियाँ। एक मूर्ति कैसी होती है, मूर्ति तराश कर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, तराश कर बनाई गई मूर्तियां। जो मेरे प्यारे दोस्तों तराश की मूर्तियां बनाई जाती हैं उनकी स्पेशलिटी होती है। आप जानते हैं जो तराश की मूर्तियां बनाई जाती हैं, ध्यान करें, ये थोड़ा सा
सोचो कितनी अच्छी कलाकारी होती थी। वास्तव में कोई पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है और पत्थर के उस बड़े से टुकड़े में एक विशेष प्रकार की मूर्ति और विशेष प्रकार की आकृति जो कलाकार होता है अपने मन में बैठाता है, अपने मन में उसकी कल्पना करता है और उस पत्थर में जो कुछ जो क्या बोलते हैं अतिरिक्त पत्थर हैं, जो फालतू के पत्थर जुड़े हुए हैं, वो सारे पत्थर को छेनी हथौड़ी से काट काट करके निकाल देता है। तो अपने मन में जो मूर्ति बैठा था वो मूर्ति उभर कर सामने आ जाती है। इस प्रकार की जो इस प्रकार की बनाई गई जो कलाकारी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तराश कर बनाई गई कलाकृति होती है। यानी ये क्या है, ये क्रिया के आधार पर बनाई गई मूर्तियाँ जो होती हैं। और ये मूर्तियाँ दाएं से भी दिखाई पड़ती हैं, पीछे से भी उसके आकृति को आकार प्रदान करती हैं, सामने से भी आकार प्रदान करती हैं। यानी जो मूर्तियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो चारों प्रकार से, यानी आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, यानी हर प्रकार से जो मूर्तियाँ होती हैं उस मूर्तियों का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो सामने आ जाता है। तो इस प्रकार की कला होती है। और एक जो होता है उकेर कर, उत्कीर्णन के द्वारा, किसके द्वारा, उत्कीर्णन द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ, बनी मूर्तियाँ। जो उत्कीर्णन द्वारा मूर्तियाँ बनती हैं कैसे होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक होता है हाई रिलीफ, एक क्या होता है हाई रिलीफ। अभी ग्राफिक्स में इन सारे विषयों को हम सब समझने वाले हैं। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों लो रिलीफ, ये क्या होता है, लो रिलीफ। और हाई रिलीफ, देखो उत्कीर्ण का मतलब होता है, वास्तव में उत्कीर्ण का मतलब होता है किसी भी सतह के एक तल पर मूर्तियों को उभारना। किसी भी सतह के एक तल पर, यानी सामने के तल पर या पीछे के तल पर। पीछे के तल पर अलग प्रकार की मूर्ति होगी और सामने के तल पर अलग प्रकार की मूर्ति होगी। अगर हम सामने से देखें, ऐसी मूर्तियों का केवल और केवल एक ही हिस्सा सामने दिखाई पड़ता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण देखें उत्कीर्ण का, सिंपल सा उदाहरण देखते हैं, आप सिक्का देखते हैं। अपन का सिक्का जब देखते हैं तो सिक्के के एक तरफ जो अशोक का सिंबल है बना होता है और रुपए जिसको आप क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, वो सारी कंडीशंस लगी होती हैं। तो वहाँ भी प्रकार की मूर्ति है, लेकिन वो क्या है, वो मूर्ति 3D में नहीं दिखाई पड़ती, केवल सामने से दिखाई पड़ती है। पीछे की तरफ मान लो दूसरी प्रकार का उकेरा गया है। ऐसी मूर्तियां हाई रिलीफ का मतलब होता है जब उत्कीर्णन होता है, जो क्या बोलते हैं, जो रिलीफ होता है, उत्कीर्ण होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, गहरा होता है। यानी स्पर्श करने पर वो उभार ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो हाई रिलीफ के अंतर्गत होता है। जब ये लो रिलीफ होता है, मतलब उत्कीर्ण क्या होता है, छोटा होता है, उत्कीर्ण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कम होता है, तो लो रिलीफ के अंतर्गत आता है। अगर लो रिलीफ की बात करें तो सिक्कों पर जो आकृतियाँ छपी होती हैं वो सब लो रिलीफ के अंतर्गत आती हैं। अगर हम हाई रिलीफ की मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो आप देखिए, अक्सर प्राचीन मंदिरों में कहीं जाइए तो मंदिरों के दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी होती हैं। जितने भी पुराने और प्राचीन मंदिर आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब विभिन्न प्रकार की आकृतियां मेरे प्यारे दोस्तों उकेरी हुई दिखाई पड़ती हैं। वो सब उत्कीर्ण के हाई रिलीफ के अंतर्गत आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कला के वर्गीकरण और कला का अर्थ क्या होता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में कला के अर्थ को क्या समझते हैं, ये और कला का वर्गीकरण कैसे बनता है, इस वीडियो में इन सारी बातों को हम लोग समझे हैं। अभी हम समझने वाले हैं वास्तव में कला की अवधारणा क्या है। कला की अवधारणा क्या है, इस अवधारणा को विभिन्न प्रकार के जो ऐसे दार्शनिक रहे हैं या महान पुरुष रहे हैं, वो कला के विषय में उनका व्यू क्या रहा है, उस व्यू से परीक्षा में एक प्रश्न छपता ही है। यानी परीक्षा में उस व्यू से एक प्रश्न छपता ही है। इस छोटे से वीडियो के अंदर, अभी दूसरे वीडियो में इस बात को देखने वाले हैं, इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत आप ध्यान करिए, अभी आज जो पढ़े हैं यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में पक्का आता है, और अभी मैं जो दूसरा वीडियो बताने वाला हूँ वहाँ से भी एक प्रश्न पक्का छपता है। इस नाते से उस वीडियो को भी ध्यान से हम देखेंगे। धन्यवाद।